गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है द हिंदू का, वो दिया गया है, एक सर्वे किया गया है। दिसंबर तक एक सर्वे किया गया ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा एक सर्वे किया गया है कोविड के रिगार्डिंग, कि हर पांचवा जो भारतीय है वो दिसंबर तक जो है वो क्या कोरोना संक्रमित था। तो इसके बारे में दिया गया है। जो पहला एडिटोरियल है आप पूरा पढ़ लीजिएगा। और जो आपका सेकेंड एडिटोरियल दिया गया है, सेकेंड एडिटोरियल दिया गया है हमारा श्रीलंका, जापान और इंडिया के बारे में। अभी श्रीलंका ने इंडिया और जापान के साथ एक एग्रीमेंट था, वो खत्म कर दिया है। खत्म करने की बात कही गई है वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा। एक पोर्ट का डेवलपमेंट करना था, बंदरगाह का बनाना था वहाँ पे। तो ये तीन देशों के बीच समझौता था, इंडिया, जापान और श्रीलंका के बीच में। तो ये वहाँ पे ये समझौता जो है वो तोड़ने की बात कही गई है श्रीलंका के द्वारा। तो दूसरा एडिटोरियल इसके बारे में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोनों एडिटोरियल की। वोकैबुलरी जो मैंने ली है उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला वर्ड है आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का, वनरेबल। वनरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात, ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, नाजुक हो, बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, हर्ट किया जा सके, उसे बोला जाता है इंग्लिश में वनरेबल। Someone who is vulnerable is weak and without protection, with the result that they are easily hurt physically or emotionally. That is called vulnerable. Next word है persist. Persist यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। Persist का मतलब होता है कायम रहना, विद्यमान होना किसी चीज का। That is called persist. If something undesirable persists, it continues to exist. That is called persist. अगला शब्द है reneging. रिनेगिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिनेगिंग का मतलब होता है पहले हम कोई आप बात कहते हैं और बाद में उस बात से मुकर जाते हैं, या हम बोल सकते हैं समझौता तोड़ देना। जैसे मैंने कहा आपको अभी, श्रीलंका ने अब समझौता वो तोड़ने की बात कह रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये वर्ड यूज हुआ है रिनेगिंग। इफ समवन रिनेग्स ऑन अ प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट, दे डू नॉट डू व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड और एग्रीड टू डू, दैट इज कॉल्ड रिनेगिंग। नेक्स्ट वर्ड है सैल्वेज। सैल्वेज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सैल्वेज का मतलब होता है किसी चीज का, किसी समस्या से बाहर निकलना, डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आना, बचाव होना, उबरना या उबारना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में सैल्वेज। इफ यू मैनेज टू सैल्वेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यू मैनेज टू गेट समथिंग यूजफुल फ्रॉम इट, सो दैट इट इज नॉट कंप्लीट फेलियर, दैट इज कॉल्ड सैल्वेज। अगला शब्द है ओवरटर्न। ओवरटर्न यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ओवरटर्न का मतलब होता है अपने डिसीजन से मुकर जाना। हम बोल सकते हैं वही बात कि अपनी कही गई बात से मुकर जाना, या अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर देना। पहले हमने कुछ और बोला और बाद में हमने फैसला जो है अपना पलट दिया, उसको बोला जाता है ओवरटर्न। इफ समवन इन अथॉरिटी ओवरटर्न्स अ लीगल डिसीजन, दे ऑफिशियली डिसाइड दैट डिसीजन इज इनकरेक्ट और नॉट वैलिड, that is called overturn. Next word है tripartite. Tripartite यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। Tripartite का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जिसमें तीन लोग शामिल हो, तीन पक्ष हो, तीन ग्रुप शामिल हो, उसे बोला जाता है Tripartite। जैसे मैंने बताया है, ये भी आपको, यहाँ बात हो रही है इंडिया, श्रीलंका और जापान की। उसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय, और उसको इंग्लिश में बोला जाएगा Tripartite. You can use tripartite to describe something that has three parts or that involves three groups of people. That is called tripartite. Next word है prominent. Prominent यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है। Prominent का मतलब होता है कोई भी महत्वपूर्ण चीज होना, कोई पर्सन होना, उसको बोला जाता है prominent। मतलब प्रमुख, मुख्य या महत्वपूर्ण होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में prominent. Something that is prominent is very noticeable or is an important part of something else, that is called prominent. Next word है keen. Keen यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। Keen का मतलब होता है
किसी चीज के प्रति अपनी विशेष उत्सुकता दिखाना, उसमें रुचि लेना, इंटरेस्ट लेना, उसको बोला जाता है कीन। You use keen to indicate that someone has a lot of enthusiasm for a particular activity and spends a lot of time doing it. That is called keen. Next word है suspicion. Suspicion यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। Suspicion का मतलब होता है किसी बात को लेकर या किसी स्थिति को लेकर शक की स्थिति होना, संदेह, माफ कीजिएगा यहाँ पे संदेश नहीं संदेह है, शक की स्थिति या संदेह की स्थिति होना, या हम बोल सकते हैं दाल में कुछ काला होना, उसे इंग्लिश में बोला जाएगा सस्पिशन। सस्पिशन और अ सस्पिशन इज अ बिलीफ और फीलिंग दैट समवन हैज कमिटेड अ क्राइम और डन समथिंग रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड सस्पिशन। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो दिखावटी हो, जिसमें रियलिटी बिल्कुल भी ना हो, वास्तविकता ना हो जिसमें, उसे बोला जाता है ऑस्टेंसिबल। Ostensible is used to describe something that seems to be true or is officially stated to be true, but about which you or other people have doubts. That is called ostensible. Next word है agitation. Agitation यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। Agitation का मतलब होता है आंदोलन करना, किसी तरह का कोई धरना करना, लोगों का इकट्ठा होकर आंदोलन करना या फिर धरना देना, उसे बोला जाता है agitation. If someone is in a state of agitation, they are very worried or upset and show this in their behavior, movements or voice. That is called agitation. Next word है acrimony. Acrimony यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। Acrimony का मतलब होता है अपने व्यवहार से बहुत रूखा व्यवहार अपनाना किसी के प्रति, या हम बोल सकते हैं बहुत कटु भावनाएं रखना, कटु विचार रखना किसी के प्रति, उसे बोला जाता है acrimony. Acrimony is bitter and angry words or quarrels. That is called acrimony. Next word है derail. Derail यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। Derail का मतलब होता है पहले से हमने कोई वर्क प्लान किया है या कोई हमने बात प्लान की है पहले से ही, और उसे करने से बाद में मुकर जाना, मना कर देना, या फिर हम बोल सकते हैं उसमें किसी तरह की कोई समस्याएं या मुश्किलें पैदा कर देना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में derail. To derail something such as a plan or a series of negotiations means to prevent it from continuing as planned. That is called derail. और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है consequences. Consequences यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Consequences का मतलब होता है हमारे द्वारा किए गए काम का परिणाम होना, नतीजा आना, रिजल्ट आना, उसे बोला जाता है consequences. Something that happens or follows as a result of something else, that is called consequences. तो ये consequences वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव ऑडियोज वीडियोज के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।